डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में संपूर्ण ज्ञान बाई मुकेश। इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु और परागकण के बारे में। सबसे पहले जो परागकण होता है वो लघु बीजाणु के रूप में ही इसका निर्माण होता है पराग कोश के अंदर। तो देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है लघु बीजाणु का, और लघु बीजाणु एक साथ 4 कोशिकाओं को रखता है जो अलग अलग होकर के ये क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। ये चारों कोशिकाएं आपस में कैलोज वॉल के जरिए क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है भित्ति किस चीज की बनती है, कैलोज वॉल की बनती है। ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है, यही पूछा जाएगा। तो जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और यही भित्ति टूट जाती है, टूटने के बाद एक लघु बीजाणु 4 परागकण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए, परागकण का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। व्यास इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। और परागकण में 2 आवरण होते हैं। बाहरी आवरण को हम बाह्यचोल और आंतरिक आवरण को हम अंतःचोल कहते हैं। अंग्रेजी में बाह्यचोल को एग्जाइन और अंतःचोल को इंटाइन कहा जाता है। तो चलिए अब हम एक परागकण का हम विस्तृत इसका चित्र देखते हैं। तो देखिए, आपने क्या देखा अभी तक कि परागकण में ये बाह्यचोल है, अंतःचोल है। बाह्यचोल को एग्जाइन और अंतःचोल को हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। जो इंटाइन होता है, इंटाइन का वो एरिया यानी अंतःचोल का वो एरिया जहाँ एग्जाइन नहीं होता है, इस जगह पे देखिए एग्जाइन नहीं है, इसको हम जर्म पोर कहते हैं। और यही जो जर्म पोर है पॉलन ट्यूब के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। अब एक परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं होती है। एक बड़ी कोशिका, ये जो आप देख रहे हैं, एक बड़ी कोशिका जो पूरा जिसको इंटाइन जिसको कवर किए हुए है, ये बड़ी कोशिका है। इसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल। और ट्यूब सेल या इसका दूसरा नाम है वेजिटेटिव सेल इसको हम कहते हैं। अब ट्यूब सेल जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा इसका खुद का, तो इसे हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जब आप वेजिटेटिव सेल इसे कहेंगे तो यहाँ आप लिखिएगा क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या केंद्रक, कायिक केंद्रक, ठीक है। और दूसरा जो सेल होता है वो होता है कौन सा, जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल आगे चल करके 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है, यानी 2 नर युग्मक का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी ये हो गया जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। प्रत्येक परागकण में 2 भित्तियां होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बाहर वाली भित्ति को हम बाह्यचोल तथा अंदर वाली भित्ति को हम अंतःचोल कहते हैं, या हम कहते हैं कि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जो बाह्यचोल है, बाह्यचोल तो आप ये देख रहे हैं, यह है बाह्यचोल या इसी को हम क्या कह रहे हैं, एग्जाइन कह रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, एग्जाइन कहते हैं। इस पे एक स्पेशल केमिकल का ये एक स्पेशल केमिकल से बना होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन अभी तक के ज्ञात एक केमिकल में से ऐसा केमिकल है जिस पर ना तो किसी एसिड का इफेक्ट पड़ता है, ना तो किसी बेस का इफेक्ट पड़ता है, ना तो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण ये जो परागकण है ये सुरक्षित रहता है।
और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे दूर दूर तक ये ट्रेवल कर सकता है। इसका लाइफ स्पैन बढ़ाने का काम कौन करता है? स्पोरोपोलिनिन करता है। तो बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ का बना हुआ होता है। स्पोरोपोलिनिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा पूछा जाता है कि एग्जाम में एक कौन से मटेरियल से बना होता है जिसके कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है, इवन हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, एसिडिटी में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, सभी में ये क्या रह जाता है? सुरक्षित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पोरोपोलिनिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोरोपोलिनिन रासायनिक तथा जैविक निम्नीकृत प्रतिरोधक होता है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी केमिकल का। यह सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। और ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पूछेगा कि सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री का नाम बताएं, तो आप बताइएगा कौन? स्पोरोपोलिनिन। कोई आपसे पूछेगा स्पोरोपोलिनिन कहाँ होता है, तो बाह्यचोल में होता है। बाह्यचोल कहाँ होता है? परागकण का एक बाहरी दीवार को हम क्या कहते हैं? बाह्यचोल कहते हैं, यानी एक्जाइन कहते हैं। स्पोरोपोलिनिन उच्च ताप, जैसा कि मैंने बताया, तथा सुदृढ़ अम्लों स्ट्रॉन्ग एसिड एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। कोई इफेक्ट उन लोगों का नहीं पड़ता, लेकिन हद से ज़्यादा जब कुछ करेंगे तो पड़ेगा। लेकिन एक लेवल तक इन सब चीज़ों को भी ये क्या कर लेता है? टॉलरेट कर लेता है। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। देखिए जो अब हम जो स्टडी करते हैं परागकण का, तो परागकण का जो स्टडी अध्ययन किया जाता है परागानुविज्ञान यानी पैलिनोलॉजी के अंतर्गत पराग तथा स्पोर्स का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपके पास क्या है? क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाएगा। हम टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, सिलेबस ही है। यदि आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों के बीच में भी हमारे कंटेंट को शेयर करिए और लाइक करना तो भूलिए ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग आ जाते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन से ही हमारा क्या बन रहा था? पॉलिन ग्रेन बन रहा था। तो चलिए अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। देखिए, लघु बीजाणु जनन को अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी यहाँ कौन कौन सा शब्द है? माइक्रो यानी बहुत छोटा, स्पोर यानी पॉलिन ग्रेन, जेनेसिस निर्माण, यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तीन शब्द है। लघु यानी माइक्रो सबसे छोटा, बीजाणु यानी स्पोरो, जनन यानी जेनेसिस। शब्द समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ कुछ समझने लायक बात कौन कौन सी है उसको पहले समझ लीजिए। ये जो हमने लिया है ये तरुण पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है। अब तरुण पराग कोश क्या होता है? तो जिस समय फ्लावर का निर्माण होता रहता है, तो फ्लावर के निर्माण के समय में देखिए ये क्या बनेगा? पुंकेसर बनेगा। तो पुंकेसर जब बनेगा तो ऊपर जो होता है ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पराग कोश। इसको क्या बोलते हैं? पराग कोश बोलते हैं। अब पराग कोश के बारे में जानिए। जैसे ही कोई चीज़ का निर्माण हो रहा होता है उसी क्षण तो किसी चीज़ का निर्माण तो होगा नहीं, थोड़ा समय लेगा। तो जब इस पूरे पुंकेसर का जब निर्माण ही होता रहता है, उस समय जब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे ले लें, ऐसे टीएस हम जब कट कर दें, ट्रांसवर्स सेक्शन लें, तब हमें जो चित्र मिलेगा वो इस तरीके का। यानी तरुण का मतलब होता है कि अभी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं, तरुण का मतलब बच्चा, छोटा। तो तरुण पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। केवल आपको यहाँ क्या दिख रहा है? एक आउटर एक लेयर है पूरा का पूरा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम कहेंगे एपिडर्मिस कहेंगे। और दूसरा क्या है?
इसके अंदर जितने भी ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, ये सबों का नेचर होगा पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस वैसा टिश्यू, काइमेटस वैसा ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है जिसके पास न्यूट्रिटिव मटेरियल यानी पोषक तत्व भरा पड़ा होता है। साथ साथ ये किसी दूसरे कोशिका में, दूसरे उत्तक में ये क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। तीसरी बात कि इसके न्यूक्लियस जो होते हैं काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, इसका न्यूक्लियस काफ़ी आपका विजिबल होता है और ये कंटिन्यूसली क्या कर सकता है, विभाजित करता रहेगा। तो जब तक कि विभाजित नहीं होगा तब तक कि इसका लेंथ और ये सब बढ़ेगा नहीं, साइज बढ़ेगा नहीं। तो अभी देख रहे हैं तरुण पराग कोष ये छोटे साइज का है, कुछ समय के बाद इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो आपको चित्र ऐसा दिखेगा। और बढ़े हुए जब हम पराग कोष को हम देखेंगे तो इसमें हो क्या जाता है कि ये फोर कॉर्नर्स के जो पैरेन्काइमेटस उत्तक है वो मॉडिफाई कर जाता है। मॉडिफाई करने का मतलब बदल जाता है। कैसे बदलता है? शुरुआती दौर में सारे सेल्स एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इसके कॉर्नर्स पर के जितने भी टिश्यूज हैं उसमें से एक एक का क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो सब बच्चा नॉर्मल ही रहता है, उसमें से कुछ डॉक्टर हो गया, कुछ टीचर्स हो गए, कुछ इंजीनियर हो गए, कुछ पॉलिटिशियन हो गए, तो बच्चा मॉडिफाई किया बाद में जब बड़ा हुआ। तो सिमिलरली शुरुआत दौर में सब लोग क्या था, पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही था, लेकिन जब मैच्योर किया तो इसके फोर कॉर्नर्स पे सेल्स कुछ मॉडिफाई कर गया। तो देखिए हम केवल मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल को हमने यहाँ बनाया है, एक ही सेल मॉडिफाई किया है, बाकी एज इट इज है जैसा यहाँ है, यहाँ भी पूरा का पूरा ये भरा पड़ा है इसी पैरेन्काइमेटस टिश्यू से। बाकी पे हमको फोकस नहीं करना है, इस वजह से यहाँ नहीं बना है, ताकि नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। इस वजह से बाकी के डायग्राम को हमने यहाँ नहीं लिया। जो मॉडिफाई किया है अब उसको ही हम केवल देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव आएगा। तो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो हर फोर कॉर्नर्स पे मॉडिफाई किया उसको हम कहेंगे आर्केस्पोरियल सेल। इन सबों का नाम होगा आर्केस्पोरियल सेल। मॉडिफिकेशन किससे हुआ है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से हुआ, पैरेन्काइमेटस उत्तक से हुआ है। कहाँ हुआ है, तरुण पराग कोष में जब थोड़ा सा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो फोर्थ कॉर्नर पे आर्केस्पोरियल सेल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। धीरे धीरे ये आर्केस्पोरियल सेल विकसित होगा, तो विकसित होगा तो डिवाइड करेगा, तो देखिए यहाँ एक कोशिका जो था वो अब ऐसे ही डिवाइड करके कितना कोशिका बना दिया, दो कोशिका। हर जगह पर कितनी कोशिकाएं बना लेगा, एक कोशिका से दो कोशिका। देखिए दो कोशिका, इस तरह का डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं। तो जो इनसाइड होगा इधर की ओर, अंदर की ओर, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लें। जो इनसाइड के साइड में होगा उसको हम बोलेंगे क्या, जो अंदर की ओर होगा, जैसे ये अंदर की ओर है, 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 इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे इसको हम प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका जो अंदर वाला है, बाहर वाले को क्या बोलेंगे, अब बाहर वाले को भी तो कुछ नाम देना चाहिए था इसको, जो आउटर साइड में है टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी पेराइटल सेल। अब ये वॉल के तरफ है यानी भित्ति के तरफ है इधर, इसीलिए इसको हम कहते हैं भीतीय कोशिका। क्या कहते हैं इसको, भीतीय कोशिका कहते हैं। अब देखिए क्या होगा कि प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका ये डेवलप कर करके बनाता है परागमात्री कोशिका, और ये पूरा का पूरा ये बॉडी सेल है। तो ये सभी का अभी तक के जैसे आर्केस्पोरियल सेल ये भी डिप्लॉयड था। अब डिप्लॉयड किसको कहते हैं, जिसमें क्रोमोजोम्स, वैसा कोई कोशिका जिसमें क्रोमोजोम्स
जोड़े के रूप में हो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। ये भी विकसित होकर के क्या बनाया था, ये भी डिप्लॉयड ही है, ये भी डिप्लॉयड है। और फाइनली पराग मातृ कोशिका तक ये क्या है आपका, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड कहने का मतलब कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स है वो जोड़े में है, यानी मैटरनल क्रोमोजोम और पैटर्नल क्रोमोजोम दोनों एक ही साथ है। तो आपने अभी तक समझा कहाँ, अभी हम पहुँचे हैं कहाँ, पराग मातृ कोशिका जो कि डिप्लॉयड है। अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। जैसा कि आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से 4 नए कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन चारों कोशिकाओं में अपने पेरेंट कोशिका के तुलना में क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। तो जितने क्रोमोजोम्स की संख्या पराग मातृ कोशिका में है, तो देखिए ये जो लघु बीजाणु बना बीच में और एक साथ ये सब आपस में जब जुड़ा हुआ है तो हम क्या कह रहे हैं इसको, लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स। और बीच बीच में ये तो कैलोज बाल था, बीच में ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर अलग अलग देखिए 4 परागकण का निर्माण किया। और 4 परागकण का निर्माण जो हुआ है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुआ है। इसलिए देखिए हर जगह पे क्रोमोजोम्स की संख्या आधी हो गई। यहाँ 2n था तो यहाँ n n n। तो हमारा यहाँ का टॉपिक क्या आपको समझ में आया, यहाँ हम पढ़े क्या, में हमारा जो हेडिंग था लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तो देखिए पराग मातृ कोशिका से, वहाँ से तो स्टोरी हम लोगों ने शुरू किया है। आपको परीक्षा में आ जाए कि बताइए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो लघु बीजाणु जनन का मतलब लघु बीजाणु का निर्माण। तो पराग मातृ कोशिका से, पराग मातृ कोशिका किससे बना है, स्पोरोजीनस सेल से। स्पोरोजीनस सेल्स किससे बना था, आर्कियोस्पोरियल सेल से। आर्कियोस्पोरियल का कैसे मॉडिफाई हुआ था, तो वो पेरेंट काइमेटस उत्तक का एक कोशिका मॉडिफाई हो गया था 4 कॉर्नर पे तरुण पराग कोश के डेवलपमेंट होने के बाद। तो देखिए आप यहाँ से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि जब पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु की संख्या कितनी होती है, 4। बाद में लघु बीजाणु 4 परागकण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पराग मातृ कोशिका में जो क्रोमोजोम्स होता है वो जोड़े के रूप में होता है, जबकि लघु बीजाणु की कोशिकाओं में क्रोमोजोम्स सिंगल सिंगल होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं, या आप आसान भाषा में कह सकते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर ये क्लियर हो जाता है कि जब पराग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो ऐसे क्रिया को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो ये हमारा था लघु बीजाणु जनन। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे लघु युग्मक जनन। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लघु युग्मक जनन। यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 91 5 × 5 अभी हो गया एंड 440। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए मुझसे आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।